हेलो एवरीवन। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम के रिजर्व की घोषणा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करने के बाद से पूरे विश्व एवं भारत में इसको लेकर के चर्चाएं काफी जोर से चल रही है और 7 से 8 दिनों से लगातार इसके ऊपर एडिटोरियल्स और डिस्कशन के टॉपिक टीवी पे एवं न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। हम इसको हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से और हॉलिस्टिक तरीके में पढ़ेंगे कि इस प्रकार के रिजर्व की भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, कि किस प्रकार से हमारे डेवलपमेंट मॉडल को आगे लेके जा सकता है और किस प्रकार हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसेस को कम कर सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन का लिथियम का रिजर्व भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी जो प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट दी है उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये अब तक का भारत के अंदर प्राप्त किया गया लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व है। सबसे पहले ये देखेंगे लिथियम क्या है। लिथियम एक मेटल है जिसका पीरियोडिक टेबल्स के अंदर सीरियल नंबर 3 आता है और इसका सबसे बड़ा यूज वर्तमान में बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जिसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट में और उसकी प्रोसेसिंग में ज़रूरी है। ये जो हमें रिजर्व प्राप्त हुए हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू रीजन के अंदर सलाल हाइमारा एरिया है, वहाँ पे इसकी एक रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको इसकी प्राप्ति हुई है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सलाल हाइमारा एरिया वहाँ पे हमें ये रिजर्व प्राप्त हुए हैं और इस रिजर्व को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे एक भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज डिक्लेयर किया है कि जो भारत के भविष्य की रणनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस, हम जो ग्रीन इकोनॉमी या जो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसको लेके इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा जो एक बहुत बड़ा एम है, जो हमारा फोकस है सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूवमेंट को लेकर के, उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये लिथियम रिजर्व एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। यदि हम इसके यूज को देखें तो जनरली हम जानते हैं कि जो लिथियम आयरन बैटरीज आती है, यदि हम इसके यूज को देखें तो हम जानते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरीज आती है तो इसका यूज गाड़ियों में तो होता है, ये हम सबकी जानकारी में है, परंतु इसके अलावा भी जो हमारी सोलर एनर्जी के अंदर सोलर पैनल्स होते हैं उसके अंदर, फिर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, उसके अलावा जो हमारी विंड एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो टर्बाइंस होती है उसके अंदर इसका यूज होता है। और इसके अलावा यदि लिथियम के रिजर्व भारत में जिस प्रकार से मिले हैं, इसका प्रॉपर एक्सट्रैक्शन होता है, तो हम इससे हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो इश्यू चल रहा है उसको एक बूस्ट मिलेगा। हमारे यहाँ पे अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है तो जो हमारी बैटरीज को लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्टिंग का जो इश्यू चल रहा है उसमें एक अच्छी गिरावट आ सकती है, जिससे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट कम हो जाएगी तो डोमेस्टिक जो बायर्स हैं वो उसको आसानी से खरीदेंगे। इससे हमारा जो एक नेट जीरो एमिशन का टारगेट है और जो हमारा पॉल्यूशन को कम करने का टारगेट है, इन सारी चीज़ों को हम एक प्लानिंग के साथ अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एम है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है वो क्रिटिकल मिनरल्स का होता है। तो लिथियम और कोबाल्ट ये क्रिटिकल मिनरल्स है और जो वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी डिमांड है वो साल 2050 तक लगभग 500% बढ़ जाएगी। तो आप तुलना कर सकते हैं कि 500% तक डिमांड का बढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिटिकल मिनरल्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। हालांकि अभी जो ये रिजर्व की घोषणा हुई है, इस रिजर्व की घोषणा के कारण जो विश्व के लिथियम के रिजर्व है उसके अंदर 40% की बढ़ोतरी हुई है। यदि हम देखें जो हमारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक मार्केट है उसको लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि साल 2030 तक ये 823 बिलियन डॉलर का हो जाएगा और ये भी अनुमान है कि 2021 से लेकर 2030 तक का जो दशक है इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक मार्केट में जो सालाना ग्रोथ देखी जाएगी, जिसे हम CAGR या हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वो ये माना गया है कि लगभग 18% होगा।
यदि हम ये देखें कि इंडिया की ग्रोथ का आंकड़ा देखा जाए कि सालाना इंडिया 2021 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रिक मार्केट में किस प्रकार अपनी भूमिका को बढ़ाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि जहां विश्व लगभग 18% सालाना वृद्धि से बढ़ेगा, इंडिया का जो इलेक्ट्रिक मार्केट है वो 24% के हिसाब से बढ़ने की संभावना है। तो इस प्रकार से हमारे लिए लिथियम के रिजर्व और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि हम वर्तमान आंकड़ों को देखें तो दुनिया के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है, फिर चिली है और जो चाइना है, ये विश्व के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं और इनके पास सबसे बड़े रिजर्व्स भी हैं। तो ये प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। और भारत अपनी जो आवश्यकता है लिथियम बैटरीज की या लिथियम सेल की, तो वो हम लगभग 70% जो इसकी डिमांड है वो चाइना और हांगकांग से लेते हैं। और यदि हमको रॉ मटेरियल लेना होता है तो फिर वो हम ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रोसेस करते हैं। तो इसमें हमारा अभी तक कोई इतना स्ट्रेटेजिक रोल नहीं है, परंतु इन चीज़ों की लोकल रिजर्व्स की प्राप्ति होने से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारा चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, उसमें एक भारी गिरावट होने की संभावना है। और इस प्रकार के रिजर्व का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ हम चाइना से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं, बल्कि हम इसमें चाइना से आगे भी निकल सकते हैं और हम हमारे यहाँ से रिजर्व को प्रोसेस करके दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सरकार का क्या प्लान है? सरकार का ये मानना है कि हम 2030 तक जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें जो प्राइवेट कार्स हैं उसको हम लगभग 30% तक हासिल करना चाहते हैं, और जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसको वो 70% तक हासिल करना चाहते हैं। और सरकार का ये मानना है कि साल 2030 तक जो हमारे 2 और 3 व्हीलर हैं वो लगभग 80% ई व्हीकल होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लिथियम के रिजर्व की प्राप्ति ऑटोमेटिक इसे एक अपफ्रंट लेके आई है, जिससे ये चर्चा में बना हुआ है। अब भारत सरकार का एक मिशन है जिसके अंदर नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, और इसके अलावा आपको पता है कि ई मोबिलिटी का जो मिशन है, ये सारे के सारे मिशन सरकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। और इन सारे मिशन की सक्सेस इस एक रिजर्व के प्राप्त करने से अपनी टाइमिंग से पहले प्राप्त करने के लायक हो गई है। लिथियम के रिजर्व का बैटरी के अंदर यूज होने से पहले फार्मा और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के अंदर इसका इस्तेमाल होता था, परंतु जब से ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन्वॉल्व हुआ है उससे इसकी जो डिमांड है वो मल्टीपल टाइम्स हो गई है, जिस कारण से लिथियम को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही है। इस रिजर्व की प्राप्त होने के बाद भी कई इसमें कंसर्न है। सबसे पहली बात तो ये कंसर्न देखा गया है कि जहां पे हमें लिथियम के रिजर्व प्राप्त किए गए हैं वो एक जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो पाकिस्तान से भी नज़दीक है, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है। रिसेंटली इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये दिखाया था कि वहां के जो लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स है उन्होंने ये थ्रेट दिया है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का रिजर्व है और हम इसे बाहर ले जाने नहीं देंगे। तो ये कई चैलेंजेस हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, वो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऊपर एक थ्रेट है। तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एनर्जी सिक्योरिटी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को ये मजबूर करती है चेंज करने के लिए। अब यदि हमारे ये रिजर्व हमारे काम आते हैं और हम सक्सेसफुल इसको यूज करते हैं तो हमारी जो एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक फ्रीडम का चांसेस बनेगा। परंतु हमें ये याद रखना होगा कि आज जो विश्व के अंदर सबसे 10 बड़ी कंपनियां हैं जो इस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जो लिथियम का यूज करती है, उसमें से 6 कंपनियां चाइना की है। तो एक चाइना का इसके ऊपर जियो पॉलिटिकल डोमिनेंस है। इस डोमिनेंस को कम करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि यूएसए, यूरोप, कनाडा, ये सारे के सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की ओर जाएं, परंतु किसी और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की तरफ जाना इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि रिसेंटली कनाडा ने जो चाइना की कुछ कंपनियों हैं उनको कहा था कि आप जो कनाडा की लिथियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उसमें से अपने पैसे को बाहर निकालिए, क्योंकि कनाडा की सरकार नहीं चाहती कि चाइना की कंपनियां लिथियम के काम के अंदर उनकी कंपनियों के साथ जुड़ी रहे। इसके अलावा भारत का भी जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारा जो रेयर अर्थ का मिशन है उसके अंदर हम चाइना के ऊपर अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। और अब ये भी देखा गया है कि इस रिजर्व के प्राप्त होने से पहले भारत के पास विश्व के 6% क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व थे, परंतु हमारी सबसे बड़ी समस्या ये कि हम इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो इतनी आसानी से नहीं कर पाते। इसके अलावा एक मेजर कंसर्न ये भी है कि जो सोशियो इन्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि देखिए किस प्रकार से लोगों की जीवन शैली और जो पर्यावरण है इसके दुष्प्रभाव इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और
जो जम्मू एंड कश्मीर की जनता है उसका इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट भागीदारी होना बहुत ज़रूरत है। यदि हम इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें कि क्या इफेक्ट है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, जो लिथियम का एक्सट्रैक्शन है वो जनरली ओपन पिट माइनिंग के थ्रू होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो साथ में मिनरल्स है उसके आधार पर निकालना होगा, फिर आपको इसको रिफाइन करना होगा। रिफाइन करने के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको आपको डिस्पोज भी करना होगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी और रोस्टिंग का प्रोसेस भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पानी की खपत को भी इन्वॉल्व करती है। इसके अलावा आप ये देखिए, ये जो हमें जो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्राप्त इसके रिजर्व प्राप्त हुए हैं, ये चिनाब की जो वैली है, चिनाब नदी की वैली है, उस वैली के आसपास है। तो ये भी एक चांसेस है कि कहीं हमारे ये ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट नहीं कर दे, जो हमारे वाटर वेज हैं उसको कंटेमिनेट नहीं कर दे। और यदि ऐसा होता है तो फिर ये कई तरह की बीमारियों का भी घर हो सकता है। और जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हिमालयन बेल्ट के अंदर आता है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी फर्टाइल है, अभी तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो यदि इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के डिस्टर्बेंस होने के चांसेस भी हैं। और इसके अलावा देखिए, जब आप माइनिंग करते हैं तो वहाँ एयर पॉल्यूशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक चीज़ हमें यह भी समझनी होगी, जो हमारा हिमालय का रीजन है वो एक अनस्टेबल रीजन है। और आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि जैसे जोशीमठ के अंदर जो दरारें आई हैं वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। और इससे पहले हमने ये भी देखा था किस प्रकार केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई थी। तो यह सारे इंसिडेंट हमें इन चीज़ों को मजबूर करते हैं कि हिमालय एक यंग माउंटेन है और वहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी है। तो जब आप माइनिंग करेंगे तो ये सारे कंसर्न्स को हम किस प्रकार टैकल करते हैं, हमारे एकेडमिशियन इन चीज़ों को किस तरह से गवर्नमेंट को हेल्प करके इसकी प्रोसेसिंग में लगते हैं, ये चैलेंजेस हमारे देखने के लिए होंगे। हमें इन सभी चीज़ों को, इसमें हमें लेसन लेने की ज़रूरत है साउथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वहाँ पर भी जिस तरह से लिथियम के रिजर्व मिले और वहाँ उन्होंने एक्सट्रैक्शन किया, जिस प्रकार से आम लोगों की लाइफ परेशान हुई, उन चीज़ों, उनकी कमियों को हमें दूर करके फिर ही हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, साउथ अमेरिका, जिसे हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता है कि बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना है, वहाँ पर लगभग जो विश्व का लगभग आधा जो लिथियम है उसका रिजर्व वहीं पे है। और साउथ अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे जो स्टेट है वो कंट्रोल करता है माइनिंग को। यदि किसी कंपनी को देते भी हैं तो उसके अंदर भी स्टेट का रोल होता है, और यदि कोई पीएसयू कंपनी होती है तो वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल ही होती है। तो जनरली वहाँ पे स्टेट का रोल है, प्राइवेट सेक्टर का इतना रोल नहीं है, क्योंकि सरकार की एक जिम्मेदारी भी होती है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो जब वो माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो सरकार वहाँ पे फिर इस प्रकार से कमिटीज़ बनाती है ताकि लोकल डेवलपमेंट भी हो। यदि आप भारत के अंदर देखें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को एक ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया है। ये लगभग उन सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करती है जहाँ हमको मिनरल्स मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इनके पास एक फंड होता है और ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। तो जो पैसा इनके पास आता है उसके माध्यम से वहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, लोगों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे यदि हम जम्मू एंड कश्मीर में इस काम को बढ़ाते हैं आगे, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो डोमेस्टिक लोग हैं उनका इसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। उनके एम्प्लॉयमेंट की सहायता से उनके डेवलपमेंट को बढ़ाते हुए हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं और इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ट्रांजिशन है, जो हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर लड़ाई है, और हमारा जो इंपोर्ट को बैलेंस करने का तरीका है, इन सभी चीज़ों के लिए ये लिथियम के रिजर्व भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, जिसको हमने कई एंगल से कवर किया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि न्यूज़ में क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कंसर्न्स क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड में आप ये कह सकते हैं हमें लोकल कम्युनिटी को साथ में लाना होगा, उनको वहाँ की जॉब के अंदर प्रायोरिटी देनी होगी, और जो भी एक्सप्लोरेशन और माइन का आसपास का जो डेवलपमेंट का काम होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट को शामिल करते हुए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करते हुए हम इस प्रकार के काम को कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच।